सर अगर बच्चे नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अगर प्रायोरिटी देकर चले उस लोकेशन को, तो किस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए? और सबसे ज्यादा जो बच्चों की चॉइस है वो है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो सर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए? और सर ऑप्ट करने से पहले किस किस पॉइंट पे बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि क्या ये कॉलेज इस चीज को फुलफिल कर रहा है कि नहीं? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज टुडे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए हर सवालों का जवाब आज हम एक साथ लेकर आए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अश्वनी शर्मा सर। अश्वनी शर्मा सर आपको कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, आज के इस वीडियो में। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, एक्चुअली सर ये हमारे बच्चों का ये सवाल है जो जानना चाहते हैं आपसे, खास करके उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए एडमिशन कराने के समय। तो सर आपसे मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है और वो दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट कॉलेज होगा वो कौन सा होगा और उनके लिए बेस्ट ब्रांच कौन सा होगा? सर इसके बारे में हम आपका राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले जब दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में 3 जगह से अप्रूवल आती है। एक जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आता है जो दिल्ली के कॉलेज में है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात बोलते हैं, जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, तो उस जगह पे उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू आपका एडमिशन लिया जाता है। और तीसरा जो प्रदेश आता है वो हमारा हरियाणा का आता है, जो हरियाणा से एफिलिएटेड कॉलेज है। जो ये 3 जगह से हमारा अप्रूवल आता है दिल्ली एनसीआर में। अब दिल्ली एनसीआर में जब हम बात बोलते हैं तो आईपी, जो बच्चे आईपी का एग्जाम दिए रहेंगे या जेई का एग्जाम देंगे वो ही सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं। नहीं सर, हमारा सवाल है, सबसे पहले हम एकेटीयू के कॉलेजों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, जिसको आपने यूपीटीयू बताया। तो एकेटीयू के कॉलेज के बारे में आपका क्या राय होगा कि बच्चे अपना कॉलेज किस हिसाब से चुने, और ब्रांच को लेकर के वो बहुत जो संशय रहता है बच्चों के दिमाग में, वो कैसे अपना निर्णय लें? सबसे पहले बच्चा जो है वो ये नहीं देखता है, जब भी बच्चा जो भी कॉलेज को डिसाइड करता है तो उसको देखिए कौन सा कॉलेज किस लोकेशन पे सिचुएटेड है। जैसे जब भी आप बात कीजिएगा तो किसी भी बच्चे से, बिहार के बच्चों से आप पूछेंगे या उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनसे आप पूछेंगे, तो वो बच्चे का क्या कहना होगा, जीएल बजाज, गलगोटिया, एनआईटी, वो एकेजी, जेएसएस और जेपी नोएडा को नहीं जानते हैं। एटलीस्ट जेपी नोएडा को तो जानते भी हैं, एकेजी, जेएसएस, एबीएस, काइट, ये सब कॉलेज का उन्होंने नाम तक नहीं सुना है। जी सर। वो सिर्फ सर आपने तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी अभी कि बच्चों को इन सब कॉलेज के बारे में भी सोचना चाहिए, जेएसएस और एकेजी जो है। तो सर सबसे पहले आपके द्वारा हम ये जानना चाहेंगे कि सर अगर वरीयता के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे को किस कॉलेज के बारे में पहले प्लान करना चाहिए, दूसरे वरीयता क्रम में कौन सा कॉलेज आएगा? इसके बारे में सर अगर आप अपने अनुभव के हिसाब से बताएं तो हमारे बच्चों का कई सवाल होता है इस प्रकार का, तो क्या हो सकता है सब वरीयता के हिसाब? जब भी बच्चे अगर उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज की जब बात की जाती है तो उसमें पहला स्थान पे जो आता है वो है जेएसएस नोएडा। सेकंड नंबर पे आता है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। जी सर। थर्ड नंबर पे आता है आपको, आप थर्ड पे कहेंगे तो काइट, एबीएस, वो कंटिन्यूअस के पैरेलल कॉलेज है जो एबीएस और केआईटी। काइट, ठीक है सर। देन उसके अलावा जब बात करते हैं तो उस लेवल पे फिर आपको जीएल बजाज और गलगोटिया का स्थान आता है। गलगोटिया कॉलेज ऑफ कॉलेज, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं बोल रहा हूँ। बहुत बच्चे का ये कंफ्यूजन होता है कि गलगोटिया कॉलेज मुझे मिल जा रहा है, बिल्कुल, और लोग क्या मुझे गलत चीजें बता के उनको गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पहुंचा देते हैं। और बाद में उन्हें एहसास होता है कि मैं गलत जगह पहुंच गया, गलगोटिया नाम तो है। बिल्कुल सर, आज हमारे इस वीडियो को बनाने का ये भी हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को गुमराह जो किया जा रहा है और बच्चे जो गुमराह हो रहे हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, उनको कैसे सही दिशा दिखाया जा सकता है। अभी मैंने 1 सप्ताह पहले की एक घटना बता रहा हूँ। मुझे किसी जानने वाले ने फोन किया कि मुझे जीएल बजाज में एडमिशन मुझे मिल गई, उनके परसेंटेज कम थे। तो मैं पूछा, हम क्या मेरे जानने वाले हैं, उन लोग हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरा तो एडमिशन पॉसिबल
नहीं है, मुझे बोला गया, वो बच्चे ने बोला कि मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा। बाद में पता चला कि वो GLA मथुरा में, ग्रेटर नोएडा में कैंपस नहीं खोले हैं, न्यूली ओपन, मतलब 2024 में उसका अप्रूवल है। बताइए सर, ये खास करके सर वैसे बच्चों के साथ ऐसी घटना घट रही है जो बच्चे देश के अलग अलग कोने, जैसे आप बिहार, यूपी के अलग अलग शहरों से हो, झारखंड से हो, वैसे बच्चों को दिल्ली NCR में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कॉलेज के नाम पे गलत जानकारी दे करके उन्हें गुमराह किया जा रहा है। तो सर हम चाहेंगे कि आप अपना राय दें कि बच्चे कॉलेज का डिसीजन लेने से पहले किस किस बातों का ध्यान रखें ताकि वो गुमराह होने से बचे। क्योंकि मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जो बच्चों को गलत जानकारी देते हैं, बच्चों को झांसा देते हैं कि आपको ये कॉलेज मिल सकता है, इसके लिए आपको ये करना होगा। तो सर बच्चे खुद को, अपने आप को गलतफहमी का शिकार होने से कैसे बचा सकते हैं? इसमें दो चीजें हैं। जो बाहर के जो बच्चे जो होते हैं या उनके जानने वाले जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जी, वो लोग क्या होता है, शॉर्ट टर्म मनी के चक्कर में जी, वो गार्जियन को गलत चीजें का कन्वे करते हैं। जी, जैसे जस्ट मान लीजिए जो कॉलेज GL बजाज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जी, तो उनके अगल बगल में काम कीजिए लगभग 50 कॉलेजेज हैं। ठीक है, GL बजाज में एडमिशन नहीं करवा सकते, दूसरे कॉलेज में जाएंगे, बच्चे का एडमिशन करवाएंगे तो हो सकता है कुछ पैसे की लालच में वो गलत सजेशन दे देते हैं। तो ऐसे चाचा और भैया लोगों से सावधान रहना सर चाहिए। आपका सीधा इशारा है वैसे बिचौलियों के बारे में जो बच्चों को गलत राय दे रहे हैं Yes. चंद पैसों के लिए, Yes. बच्चों का करियर खराब कर Yes. रहे हैं। और और आपका teacher से भी। ये सलाह है और कि teacher से बच्चे भी। खुद को गुमराह होने से बचाए, वैसे बिचौलियों से बचाए। बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, मुझे लगता है आज आपके इन सवालों से, आपके इस जवाब से हमारे कई बच्चों का जो सवाल है उनके दिमाग में संशय होता है और वो गलत राह पर भटक जाते हैं, गलत लोगों के शिकार हो जाते हैं। उनसे उनको राहत मिलेगी, बचाव मिलेगा। और दूसरा जो जी, सर। शिक्षक हैं, जी, जो शिक्षक जो पढ़ाई करवा रहे हैं, शिक्षक ने आपको क्यों शिक्षा दी? उन्होंने आपको IIT और NIT और टॉप के कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए आपको सलाह दिया है। अब वो टीचर जो शिक्षक हैं वो चाहते हैं कि क्या मुझे इस कॉलेज में, फलाने कॉलेज में ले लो, ये कॉलेज में ले लो, उनसे भी सावधान रहना चाहिए। हो सकता है वो अच्छा सलाह दें, लेकिन उनका काम पढ़ाना है, वो उनको पढ़ाएं। देन उसके बाद क्या रैंकिंग होती है, रैंकिंग का भी बेंचमार्किंग जो है, मैं रैंकिंग की भी बेंचमार्किंग को सही नहीं मानता, क्योंकि आज के डेट में एडवर्टाइजिंग युग में वो सब लोग पैसे देके रैंकिंग खरीद लेते हैं। बिल्कुल। देन हमारे समय में जो मान लीजिए किन्हीं के फादर ने कर रखा होगा इंजीनियरिंग या उनके चाचा कर रखे होंगे, तो उस समय का जो टॉप कॉलेज था वो हो सकता है आज के डेट में टॉप कॉलेज ना हो। और आज जो 2000 के बाद समय के हिसाब से कॉलेज का जो स्टेटस है, जो उनका अचीवमेंट है, उनकी सर्विसेज है, उनकी जो क्वालिटी है वो बदलते रहता है। तो बच्चों को करंट सिनारियो को देखते हुए अपना कॉलेज डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल। सर अब एक और सवाल, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सर अगर बच्चे नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अगर प्रायोरिटी देकर चले उस लोकेशन को, तो किस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए? और सबसे ज्यादा जो बच्चों की चॉइस है वो है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो सर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए? और सर ऑप्ट करने से पहले किस किस पॉइंट पे बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि क्या ये कॉलेज इस चीज को फुलफिल कर रहा है कि नहीं? सबसे पहले एक बात आप सोचिए, फैकल्टी कौन है जी, जो एक काम कीजिए, बीटेक CS से खुद पढ़ाई कर रखे हैं, वो AI/ML, डाटा साइंस और किसी ब्रांच को कैसे पढ़ा पाएंगे? जब वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे तभी कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर। अब उन्होंने खुद कर रखा है बीटेक CS से। जी, उस समय ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, ना मशीन लर्निंग था, कोई भी ब्रांचेस नहीं। बिल्कुल। तो अब स्वाभाविक बात है उनको खुद आएगा तभी वो बच्चे को पढ़ाएंगे। जी, सब कॉलेज वालों ने नए नए ब्रांच आ रहे हैं, उनको देख के कॉपी करते चले जा रहे हैं। तो अब जिस कॉलेज का स्टैंडर्ड, अब स्वाभाविक बात है आप जाएंगे किसी भी लोकेशन पे जिसमें रिसर्च के लिए कौन यूज करता है, रिसर्च में क्या पैसे खर्च करते हैं, कोई कॉलेज का सबसे पहले देखें रिसर्च पे क्या खर्च करते हैं। जी, उनका लैब क्या है, लैब इन द सेंस है, मुझे लैब में मुझे किससे एक्रेडिटेशन है। जी बिल्कुल। थर्ड एक मुझे फैकल्टी का स्टैंडर्ड क्या है, बिल्कुल, स्टैंडर्ड ऑफ फैकल्टी। यस। और फोर्थ नंबर पे आप उसके बाद उसका एलुमनाई नेटवर्क देखें। जी बिल्कुल। फिफ्थ नंबर पे आपका पॉइंट आता है कि अब आपके एकेडमिक में आपका क्या योगदान है। आप अपने आप को भी तो जज करेंगे, स्टूडेंट है तो ये तो होना ही चाहिए। अब स्वाभाविक बात है आप ला रहे हैं 50% मार्क्स है, 60% मार्क्स ला रहे हैं, और सारे बच्चों का यही होता है कि मुझे हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है।
हाँ सर, इस पॉइंट पे हम आने ही वाले थे। आज के टाइम में बच्चों का जो सबसे ज्यादा जिस चीज को वो प्रायोरिटी दे रहा है वो है प्लेसमेंट। और बच्चों का ये कहना है, और जो कॉलेजेस जिस लेवल पे दावा करते हैं, हर कॉलेज का ये दावा है कि वो 95% और 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो सर खास करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कॉलेज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सर आपका क्या राय है कि ये जो कॉलेज वाले दावा कर रहे हैं कि हम 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं और हमारा हाईएस्ट प्लेसमेंट 80 लाख, 90 लाख और 1 करोड़ है, इसके बारे में सर आपका क्या राय है? मैं एक चीज सिंपल सा बताता हूँ जी। आप खुद बीएचयू से हैं जी। आप एक बात सोच के देखिए, एक आईआईटी में जी। जो टॉप के आईआईटी जी। कौन से हैं? मद्रास। ठीक है, ठीक है। सेकंड पे कौन है? बैंगलोर या कोई भी है। आप एक मुझे टॉप के ऊपर के 5 आईआईटी ले टॉप लीजिए, जब 5 आप IIT इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जी सर। तो टॉप के 5 आईआईटी लेते हैं तो उसमें तो सारे बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होता। नहीं सर, सारे का तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। कुछ बच्चे रिसर्च में चले जाते हैं, हाँ। कुछ को फर्दर तैयारी में लग जाते हैं, कोई यूपीएससी, कोई बीपीएससी या जो भी चीज हो, कोई गेट, पीएसयू, बहुत सारे सेक्टर में चले जाते हैं, उनको वहां पे जॉब नहीं करना होता। सेकंड नंबर पे आती है वो एक काम से फर्दर एमटेक करेंगे या पीएचडी करने के लिए अलग उनका भी होगा, वो रिसर्च में जाने वाले लोग हैं। जी ठीक है। थर्ड पे आता है काम, जो कुछ लोग की अपना फैमिली बिजनेस होता है, जी, वो अपने बिजनेस की तरफ चले जाएंगे। तो 100% किसी कॉलेज में प्लेसमेंट होना तो नामुमकिन है। जी। तो ये जो कॉलेज दावा कर रहे हैं सर 100% प्लेसमेंट का, ये तो फेक है फिर? एकदम बिल्कुल 100%। तो ये सर बच्चे तो इससे गुमराह हो रहे हैं, और बच्चे कॉलेज को जज करने के पहले यही देखते हैं कि किस कॉलेज का 100% प्लेसमेंट है। यही बात, यानी बच्चों को इस बात से बचना चाहिए। बचना ही चाहिए। एक बात बताइए, बहुत सारे कॉलेज का आप देखेंगे, सबसे बड़ा बैनर किसका लगता है? प्लेसमेंट का। जी। फलाने बच्चे का एकदम जी इतने लाख का प्लेसमेंट। हाँ। सारे कॉलेज का, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है सारे कॉलेजों का, जी, सारे मिलेंगे इतने का मेरा प्लेसमेंट है हाईएस्ट। वो बच्चा कब पढ़ाई किया है, कब उसका एलुमनाई, आप नेटवर्क को चेक करें किसी भी कॉलेज का। अब उतना हो रहा है तो उसकी कंपनी को जज करें, लेकिन जब इतनी जानकारी नहीं होंगी तो खुद वहां तक पहुंच सकते हैं। इतनी जानकारी में तो उनको क्या देखना चाहिए, उस बच्चे को कनेक्ट करना चाहिए। हाँ, उन्होंने कब किया एलुमनाई में तो दिखेगा। बिल्कुल सर। एक और सवाल जो बच्चों का सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन बच्चों ने वर्ष 2024 के जेईई मेंस का एग्जाम दिया और उनका रैंक भी आ चुका है, उनके रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चों की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो अगर उत्तर प्रदेश के कॉलेजों की बात करें जो खास करके दिल्ली रीजन में आ रहा है, उन सब कॉलेज में एडमिशन लेने का माध्यम क्या होगा सर? और वहां पे जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए क्या कट ऑफ का रेंज होना चाहिए जिसमें कि बच्चों को कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन में एडमिशन मिल सकता है सर? जब हम एकेटीयू की बात करते हैं तो एकेटीयू में 2 तरह से एडमिशन प्रोसीजर है। ठीक है। एक काम आप जेईई के थ्रू एक कॉलेज में इंटर कर सकते हैं, और दूसरा जो है उसके इंटर के मार्क्स के बेस पे कॉलेज कंसीडर करती है। जी हाँ, मतलब ये सर वैसे बच्चों के लिए कि जिन्होंने जेईई नहीं दिया है वो भी इंटर के मार्क्स पे एडमिशन ले सकते हैं। ये सर कई बच्चों का सवाल आ रहा था, बहुत अच्छा कि आज कई बच्चों का ये कंफ्यूजन क्लियर होगा कि आपने अगर जेईई नहीं भी दिया है तो आप अपने 12th मार्क्स के आधार पे अपना मतलब यूपी के कॉलेजों में एडमिशन करा सकते हैं। तो सर अगर बच्चों ने जेईई दिया है तब क्या प्रोसेस होगा, और जेईई नहीं दिया है तब क्या प्रोसेस होगा? देखिए, कॉलेज का स्टैंडर्ड, कॉलेज स्टैंडर्ड बाय अलग अलग बटे हुए होते हैं। एक कॉलेज में कम सीटें फुल नहीं होती हैं। जी। एकेडमिक, मैं किसी कॉलेज का एकेडमिक खराब नहीं करता जी, सारे फैकल्टी स्टैंडर्ड लगभग सेम होते हैं, बच्चों के लेवल से कॉलेज का लेवल अपग्रेड होता है। अब मान लीजिए किसी कॉलेज में 90% वाले बच्चे पहुंच रहे हैं या 90% एबव वाले बच्चे पहुंच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका प्लेसमेंट अच्छा होगा, उनकी एकेडमिक अच्छी होगी। बहुत सारी कंपनियां, मान लीजिए आप 60% लाते हैं नंबर, बहुत सारी कंपनी में बैठने में के लिए एलिजिबल ही नहीं है जी, कंपनी को 70% चाहिए थ्रू आउट, आप बैठ नहीं सकते तो कैसे आप प्लेसमेंट पाएंगे? सही बात है सर। तो एवरेज जो कॉलेज है बहुत सारे, जैसे ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो 4-5 कॉलेज जो है स्टैंडर्ड में आते हैं, जिसमें काम कीजिए उस लेवल के बच्चे मिल जाते हैं जी, और वही बच्चे को वो दिखाते हैं,
और सक्सेस रेशियो जब भी देखना हो तो कॉलेज का पूरा देखें, वो टॉप को देखते हैं, एवरेज किसी कॉलेज का। सर आपने अभी बोला ग्रेटर नोएडा में ऐसे 4 और 5 कॉलेज हैं जो कि जिनका सक्सेस रेशियो अच्छा है या फिर जिसके बारे में बच्चे प्लान कर सकते हैं, सर क्या आप उन कॉलेजों को वरीयता के हिसाब से नाम बता सकते हैं जो हमारे बच्चे सुन ले? देखिए, जैसा मुझे मेरा अपना आकलन है, मैं किसी रैंकिंग को नहीं बता रहा हूँ, मेरा अपना आकलन है, जिसमें जीएल बजाज कॉलेज जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में वो अपने आप को 1 नंबर पे स्टैंड आज के समय में करता है। जीएल बजाज, यस, ग्रेटर नोएडा। यस। सेकंड नंबर पे आप गलगोटिया का नाम ले सकते हैं, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यस यस। थर्ड नंबर पे आप एनआईटी को ले सकते हैं, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा। फोर्थ पे आप जीएनआईटी को ले सकते हैं, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा। यस, जीएनआईटी। अगर हम इससे और थोड़ा सा आगे बढ़े या फिफ्थ नंबर की अगर बात करें, लॉयड का नाम ले सकते हैं, लॉयड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ग्रेटर नोएडा का ले सकते हैं, आईटीएस ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और सवाल सर, चलिए ये तो वैसे बच्चों के लिए हो गया जिन्होंने अच्छा जेई का परसेंटाइल स्कोर किया हो, वो बच्चे इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। सर उन बच्चों के लिए आपका क्या सलाह होगा जिन बच्चों की परसेंटाइल कम आई हो, चाहे जिस भी वजह से हो, उनका एग्जाम खराब हुआ हो और उनका जेई का परसेंटाइल कम हो और तब भी वो ग्रेटर नोएडा, नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर के कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए सर आपका क्या सलाह? उनको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। ग्रेटर नोएडा ही आखिरी रास्ता नहीं होता। अगर अच्छे कॉलेज, अच्छे एकेडमिक नहीं है तो दूसरे प्रदेश में जब भी जाते हैं तो स्वाभाविक बात अपने घर को छोड़कर ही जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रेटर नोएडा में ही ले, अपने कॉलेज का अच्छा ही चयन करें। मुझे नहीं लगता उसके बाद एक मुझे किसी अगर मान लीजिए अच्छे सलाहकार जो मिले जो सही में उन्हें अच्छा सलाह देते हैं, वो उन्हें उपभोग की वस्तु मतलब पैसे कमाने की वस्तु समझ कर ना उनका करे, वैसे लोगों से सलाह लेनी चाहिए और अपने भाई बंधु से लेना चाहिए सलाह, न कि क्या मुझे कोई जानने वाले चाचा फूफा मौसा वो लोग जो है हमेशा मिसगाइड। मतलब आपका इशारा है कि आप एक अच्छे करियर काउंसलर से सलाह ले सकते हैं जो आपको गुमराह ना करे, जो आपको सही मार्ग दिखाए और आपको कॉलेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे, और वो वैसे ही लोग वही लोग हो सकते हैं जिनके पास कॉलेज का अनुभव हो, कॉलेज के विषय में जानकारी और जो भी ट्रांजेक्शन करे वो कॉलेज में करे, कॉलेज के अंदर में ही आप एडमिशन लेने के लिए ट्रांजैक्शन करें, यह स्वनी सर का कहना। सर एक और सवाल, जो बच्चे परसेंटाइल कम प्राप्त किए हैं, क्या उन बच्चों के लिए मैनेजमेंट कोटा का कोई ऑप्शन होता है, कोई विकल्प है? 15% सीटें हैं। 15% सीटें, तो उसके थ्रू बच्चे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं मैनेजमेंट कोटा? अब मान लीजिए कॉलेज में जाते हैं, बहुत सारे कॉलेज बोलते हैं या कम कॉलेज किसी को ऑथराइज कर रखा है कि ये आदमी से बात कीजिए, तो उनसे आपको बात करना होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। मतलब सर कि मैनेजमेंट कोटा भी एक ऑप्शन है वैसे बच्चों के लिए जिनके मार्क्स और परसेंटाइल कम आए हैं, वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। सर एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर खास करके ये वैसे पेरेंट्स का सवाल होता है कि जो जानना चाहते हैं कि वहां पे जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो इन्वायरमेंट है बच्चों के रहने के लिए, खास करके जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं उनको इस बात का डर रहता है कि वहां पे का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या लड़कियों के लिए रहने के लिए सेफ है, लड़कों के लिए सेफ है, या वहां पे लड़के और लड़कियां वेस्टर्न कल्चर की ओर ज्यादा ढलते हैं, वो वैसे बच्चों के लिए सही माहौल है या नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब एक चीज सिंपल सा समझिए, दिल्ली हमारे देश की राजधानी और हमारा वो नेशनल कैपिटल रीजन है। अब दिल्ली को डेवलप नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको डेवलप किया गया, मतलब वो पार्ट ऑफ दिल्ली है। पहला तो ये काम कीजिए, आपके लिए एडवांटेज, जितनी भी कंपनियां आएंगी, जो भी पॉलिसीज आएंगी वहां पे ही आएंगी। अब मान लीजिए आपके बच्चे छोटे हैं, अगर कच्ची उम्र में है, 18 ईयर्स हुआ, मतलब 18 ईयर से पहले 17 ईयर या 8 ईयर में वो इंजीनियरिंग करने जाएंगे बाहर, तो कच्ची उम्र होती है, उस समय का मुझे समझने की बात होती है। समझदार लोग एक मुझे घर में भी खराब हो सकते हैं और बाहर में भी हो सकते हैं, तो इसमें कहना, अपने आप पे विश्वास रखना और बच्चों पे अपने से ज्यादा विश्वास रखना जरूरी है। अब दूसरी बात हम जब करते हैं कि बच्चे को वहाँ क्या, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे कल्चर है। मैं खुद भी ग्रेटर नोएडा से ही अपनी शिक्षा प्राप्त किया था और प्राप्त करने के बाद मेरे समय में कुछ परेशानियां थी, थोड़ा सा गांव का माहौल था, अब तो इतना ज़्यादा बेहतर। मैंने 2009 में वहाँ से पास आउट हुआ,
जी, मतलब सर आपका ये कहना है कि लड़के हो या लड़कियां हो, घर जैसा माहौल। आपके लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा से पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, बहुत सुरक्षित एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है। चूंकि सर खुद नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहे हैं और अभी भी रह चुके हैं, तो इनके पास जो अनुभव है वो आपसे साझा करें। सर बच्चे 2 घंटे में मान से कोई विपत्ति आ जाए, जी, विपत्ति ये तो सर कहीं भी आ सकता, कहीं भी तो किसी आप के साथ बच्चों के पास 2 घंटे में पहुंच सकते हैं किसी भी हाँ, एयरपोर्ट ये से। सुविधा तो आप भारत के किसी भी कोने से बच्चों के पास 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये वो हमारे पास, और सबसे बड़ा था ग्रेटर नोएडा में नया एयरपोर्ट जेवर बना है और अक्टूबर से लॉन्च इस बार चालू भी हो जाएगा। सर एक और सर सवाल कि कई कॉलेज या फिर शिक्षा सलाहकार जो हैं वो बच्चों को दावा करते हैं कि इस कॉलेज के अंदर में आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, पेड हो या अनपेड इंटर्नशिप हो। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है और उस इंटर्नशिप के नाम पे बच्चों को क्या प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज के द्वारा, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, कुछ जगह पे जैसे कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जैसे कोई बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो एमबीए में कर रहा था, तो एमबीए में 2-1.5 महीने की इंटर्नशिप होती थी, जिसमें काम कीजिए स्टाइफन के नाम पे, स्टाइफन उसको बोला जाता है, वो स्टाइफन मिलता है, वो अलग चीज है। आप एक समझिए कि पेड एम्प्लॉय या अनपेड एम्प्लॉय कुछ भी हो सकते हैं। सो भाई बात है, मुझे कुछ सीखना है, जैसे आप खुद जानिए कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपके पास सीखने के लिए जा रहे हैं, तो आप सिखाने का पैसा मुझे क्यों दोगे? सही बात। एक ये मुद्दा हुआ मेरे तरफ से, उनके तरफ से हुआ, मैं इसको सिखा रहा हूं तो मेरा काम आसान करा तो इसको पे कर दिया जाए, तो डिपेंड करता है, वो बार्टर सिस्टम है। क्या सर इंटर्नशिप की जो फैसिलिटी है ये कॉलेज के द्वारा बच्चों को प्रोवाइड की जाती है या की जाती है? क्या ये इंटर्नशिप की फैसिलिटी सारे कॉलेजों के द्वारा दी जाती है या टॉप कॉलेजों के द्वारा? सारे कॉलेज, एक्चुअली नियम तो सारे कॉलेज का है, वो कौन कर पाते हैं, कौन बच्चे ले पाते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। दूसरी, आप जो इंटर्नशिप की बात बोल रहे हैं, वो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ 1-2 और अलग ऑर्गेनाइजेशन आई है जो कहती है पढ़ाई के साथ साथ जॉब करें, वो गलत बताते हैं, वो गलत बताते हैं। इंटर्नशिप तो अलाउ है, आपने इंजीनियरिंग किया, मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाते हैं तब इंटर्नशिप होती है। मैनेजमेंट वाले को फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, 3 सेमेस्टर पूरा होता है तो उनको इंटर्नशिप मिलता है। तो ये 2 अलग अलग पैरामीटर है, आपको इसको समझना वो कौन सा इंटर्नशिप आपको बोला गया है। आप जब तक 4 साल तक आप जॉब नहीं कर सकते बीटेक कर रहे, तो 3.5 साल के बाद, मतलब 3 ईयर 6 मंथ के बाद आपको कंपनी में जॉब करने की परमिशन दी जाती है। ये अलग सा मैटर है। अब आप कहेंगे फर्स्ट ईयर से आपको मिलेगा, तो वो गलत इंफॉर्मेशन आपको कन्वे। सर एक और सवाल, कई बच्चों का ये सवाल ये है कि उनका मार्क्स अगर थोड़ा कम आया है तो क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या उन्हें एडमिशन करवाना चाहिए? ये पेरेंट्स का भी सवाल है और ये हमारे बच्चों का भी सवाल होता है कि कम मार्क्स वाले बच्चे को ड्रॉप लेना सही डिसीजन होगा या उन्हें अपने एडमिशन के बारे में प्लान करना चाहिए इसे, या फिर ड्रॉप से बचना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, ये कॉल तो बच्चे का अपना है। पहला, मान लीजिए किसी बच्चे का मार्क्स बहुत अच्छा आता है, तो उनको लगता है, तो कभी मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम डाउन ही होता है मार्क्स, अब बहुत कम लोगों का होता है, और जब भी होता है नेक्स्ट ईयर आप देते हैं तो कंपटीशन आपका दुगना हो जाता है, आप दुगने बच्चों से आप कंपटीशन करते हैं। लेकिन जिनको ये विश्वास हो कि मैं जो लाया हूं उससे बेहतर कर पाऊंगा या जो लाया हूं उसको मेंटेन भी कर पाऊंगा, उन्हें लेना चाहिए अटेम्प्ट। जी बिल्कुल। तो सर का ये कहना है कि ड्रॉप लेना ज्यादातर केस में आपके लिए हानिकारक हो सकता है, या फिर आपका जो मन चाहा ड्रॉप लेने के पीछे जो वजह था शायद वो वजह आपको पूरी नहीं हो सकती। ड्रॉप वही बच्चे ले सकते हैं जिनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और अच्छी कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है कि वो अगले साल अपने मार्क्स को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, तभी आप ड्रॉप लें, अन्यथा ड्रॉप लेने से बचें। तो सर मुझे इसमें एक और चीज है, जो बच्चे मान लीजिए ड्रॉप लिए तो क्या होता है, उनका कंपटीशन दुगना हुआ, देन उसके अलावा आप खुद सोचिए 1 साल एक्सपीरियंस उनको लॉस हुआ। बिल्कुल, वो 1 साल पहले जॉब करेंगे, मान लीजिए उनको 3 लाख रुपए, मैं मिनिमम से बात करता हूँ, उन्हें 3 लाख रुपए का जॉब मिला, तो 3 लाख रुपए का लॉस, 1 साल एक्सपीरियंस का लॉस। ये गार्जियन को समझना चाहिए, एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर है, वो ड्रॉप से अच्छा है कि मुझे शुरुआत तो कर रहा है बच्चा, और 1 साल के बाद हो सकता है उसके 3 की जगह पे 6 की हो जाए, कंपनी शिफ्ट करेगा, दुगनी सैलरी हो जाएगी।
जी। एक्सपीरियंस कंपनी सिखा के आपको भेज दिया। मतलब सर आपका ये कहना है कि ड्रॉप लेने के बाद आपके लिए कई प्रकार के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, इसलिए ड्रॉप लेने से पहले आपको रिसर्च करना चाहिए कि ड्रॉप लेने के बाद आपकी जो उम्मीदें होंगी नेक्स्ट ईयर अपने एग्जाम से या फिर अपने एडमिशन को लेकर वो किस लेवल पे कितना फुलफिल हो पाती है। तो ड्रॉप लेने से पहले आपको कई पॉइंट पे रिसर्च करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो सर आज हमारे साथ बने थे अश्विनी शर्मा सर, जो कि कई कॉलेजों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सर एक अनुभवी शिक्षाविद है, तो जो आज हमने आपके सवालों का भरपूर जवाब देने का कोशिश किया है। सर मैं आपसे कोशिश करूंगा कि हमारे बच्चों के बीच उनके सवालों के साथ अगर आप फिर कभी समय दें तो हम किसी और सवाल के साथ आपका समय लेना चाहेंगे सर। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं सर। और बच्चों आपका अगर कोई सवाल हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस प्रयास को बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ और जरूरतमंद स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनके कई सवालों का समाधान एक साथ हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।